एक छोटे से गांव सोनपुर में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और छोटी बेटी सुशीला के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी गंगा चिंता में बैठी चूल्हे पर खाना बना रही थी। सुशीला पास बैठी लकड़ी के छोटे टुकड़े डाल रही थी। रघुनाथ बाहर से पानी का मटका लेकर आता है। रघु, तुम रोज इतने सुबह उठ जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। गंगा, आराम किसके लिए? खेत की मिट्टी में ही तो हमारी रोजी छिपी है। अगर देर हो गई तो हल चलाने का वक्त निकल जाएगा। चल, अब जल्दी खाना लगा, मुझे खेत पर निकलना है। खाना खाकर रघुनाथ बैलगाड़ी में हल और बीज लेकर खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका पड़ोसी रामलाल मिलता है। अरे रघु, इस साल बारिश कम हुई है, फसल का क्या होगा? कुछ सोच रहा है इसके बारे में? हाँ रामलाल, आसमान के भरोसे ही हैं। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ अन्न मिल जाएगा, वरना मेरी हालत तो और बदतर हो जाएगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो रघुनाथ? अब तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए सेठ से उधार लिया था, वो भी इसी फसल से देना है। हाँ, उधार तो जाल है भाई, एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जानता हूं, लेकिन भूखे पेट के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। इसके बाद रघुनाथ खेत पर पहुंचता है। दोपहर हो चुकी थी। रघुनाथ पसीने से तरबतर होकर हल चला रहा था। बैल भी धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पास से गांव का साहूकार हेमू गुजरता है। रघुनाथ, अगर बीज या खाद की कमी हो तो बता देना, थोड़े ब्याज पर पैसे दे दूंगा। अभी तो कोशिश करूंगा अपने दम पर, जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। अरे भिखारी, बस कोशिश ही करते रहना, इस जीवन में तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हेमू की बातें सुन रघुनाथ गुस्सा जाता है, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को शांत रख घर लौटता है। गंगा चूल्हे के पास बैठी थी। रघुनाथ थका हारा घर लौटता है। रघु, सुना है अगले हफ्ते बारिश और कम हो जाएगी। मुझे डर है कि कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। गंगा, डर से पेट नहीं भरता। जब तक सांस है मेहनत करूंगा, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। रघु, मैं सोच रही थी अगर इस साल फसल ठीक से हो जाए तो क्या गंगा? गंगा कुछ और कहने ही वाली होती है कि अचानक बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे रघुनाथ, बाहर आ। रघुनाथ हैरानी से उठता है और आंगन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। गंगा भी चिंता से उसकी ओर देखती है। सेठ लालचंद दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी लाठी और आंखों में गुस्सा था। बताइए सेठ जी, क्या बात है? अरे बताना क्या है, ये बता, मेरे पैसे कब देगा? तेरी बहन की शादी को 1 साल बीत गया, तब से तूने मुझसे उधार लिए, पैसे नहीं लौटाए। कब देगा पैसे? मेरे मरने के बाद? ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मैं जानता हूं आपका पैसा चुकाना मेरा फर्ज है, पर आप चिंता मत करो, इस बार की फसल का पूरा पैसा आपको ही दूंगा, वादा करता हूं। तेरे वादे पर भरोसा नहीं रघुनाथ, तूने पहले भी कई बार कहा, लेकिन अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, घर में खाने तक की तंगी है। मोहलत देकर ही तो मैं आज कंगाल बनने के कगार पर हूं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता देता हूं, वरना समझ लेना अच्छा नहीं होगा। सेठ लालचंद धमकी भरे अंदाज में चला जाता है। रघुनाथ और गंगा दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अंदर जाकर रघुनाथ खाट पर बैठ जाता है। गंगा उसकी बगल में बैठती है। रघु, अब क्या करेंगे? अगर फसल कटने से पहले उसने दबाव डाला तो? गंगा, अब या तो मेहनत से इस बार फसल बचानी होगी, या फिर हमें घर बेचकर उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। दोनों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और दूर कहीं बादलों की गरज सुनाई देती है, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी हो। कुछ दिन बाद गांव के खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहे थे। रघुनाथ की मेहनत रंग लाई थी। उसकी फसल इस बार अच्छी हुई और उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। देखो ना, इस बार की बालियां कितनी भरी हुई हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ गंगा, अब सेठ का कर्ज चुकाकर चैन की सांस लेंगे। दोनों पूरे दिन मेहनत करके फसल काटते हैं, फिर शाम तक उसे बोरी में भरकर बैलगाड़ी से घर ले आते हैं। घर के आंगन में अनाज की बोरियां करीने से रखी थीं। रघुनाथ और गंगा खाट पर बैठकर चाय पी रहे थे। सोचो रघु, कल मंडी में फसल बिकेगी,
सेठ का सारा कर्ज चुक जाएगा, फिर हमारे सिर से यह बोझ उतर जाएगा। हाँ, और अगले मौसम में मैं खेत में नई खाद डालूंगा ताकि और अच्छी फसल हो। दोनों चैन से बातें करते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं, जैसे एक नया सवेरा उनका इंतजार कर रहा हो। आधी रात का समय, चांदनी में गांव के रास्ते सुनसान थे। अचानक 3 परछाइयां चुपचाप रघुनाथ के आंगन में घुसती हैं। ये गांव के कुख्यात चोर थे, जिनकी नजर कई दिनों से रघुनाथ की फसल पर थी। चोर बोरियां उठाकर बाहर ले जाते हैं। एक एक करके पूरा अनाज गायब हो जाता है। सुबह का समय, गंगा झाड़ू लेकर आंगन में आती है। वह अनाज रखने की जगह झाड़ू लगाना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हमारा सारा अनाज कहाँ गया? वह चिल्लाकर रघुनाथ को बुलाती है। रघु, रघु, जल्दी आओ। रघुनाथ दौड़कर आता है और देखता है सारी बोरियां गायब थीं। जमीन पर बस कुछ बिखरे हुए दाने पड़े थे। ये किसने हमारी मेहनत लूट ली? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में सदमा और दिल में टूटा हुआ सपना था। गंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। दोनों चुपचाप बैठकर आंसू पोंछते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन दर्द जस का तस रहता है। दोपहर का समय, रघुनाथ आंगन में बैठा कुछ पुराने औजार ठीक कर रहा था। तभी दूर से सेठ लालचंद आता दिखता है। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और चालाकी थी। अरे रघुनाथ, 1 हफ्ता पूरा हो गया, अब तो तेरी फसल भी बिक गई होगी। चल, मेरे पैसे निकाल। रघुनाथ खामोश रहता है, नजरें नीचे झुक जाती हैं। गंगा भी दरवाजे के पीछे से चिंतित होकर देख रही थी। सेठ जी, वो दरअसल बात यह है कि कल रात मेरा सारा अनाज चोरी हो गया। सच कह रहा हूँ, आप बस कुछ और दिन का समय दे दीजिए। ये सुन सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस कर, ये सब बहाना है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। चोरी? हाँ, ऐसे बहाने मैं रोज सुनता हूँ। नहीं सेठ जी, ये सच है। आप चाहें तो गांव में पूछ लें। सुन, अब मुझे कुछ नहीं पता। आज से तेरे बैल और जमीन मेरे पास गिरवी रहेंगे। जब तक तू पैसे नहीं देगा, तब तक तेरे बैल और जमीन मेरे कब्जे में रहेगी, समझा? गंगा की आंखों में आंसू भर आते हैं। सेठ लालचंद ताना मारते हुए वहां से चला जाता है। रघु, अगर ये जमीन चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गंगा, मेरे पास अब बस मेहनत बची है। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों की आंखों में भविष्य का डर और दिल में असहायता की गहरी चोट थी। सुबह का समय, रघुनाथ अपने आंगन में बैठा चुपचाप जमीन की ओर देख रहा था। रघु, जमीन गिरवी चली गई। अब कुछ सोचा कि आगे क्या करना है? गंगा, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। मेरे पास एक योजना है। अगर मुखिया जी मदद कर दें तो मैं कुछ कर सकता हूँ और अपनी जमीन वापस ला सकता हूँ। रघुनाथ अपने पुराने झोले में कपड़ा डालता है और गांव के मुखिया के घर की ओर चल देता है। मुखिया जी अपने आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उनके पास 2-3 गांव के बुजुर्ग बैठे थे। रघुनाथ नमस्ते करके पास आता है। आओ रघुनाथ, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। रघुनाथ उन्हें चोरी और सेठ के बारे में पूरा किस्सा सुनाता है। मुखिया जी ध्यान से सुनते हैं और गंभीर हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ, पर रघुनाथ, इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुखिया जी, आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कीजिए और कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। रघुनाथ, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरे पैसे दोगे कैसे? अब तो तुम्हारे पास जमीन भी नहीं रही। मुखिया जी, मैंने जमीन बेची नहीं, बस गिरवी रखी है। अगर आपका कर्ज नहीं चुका पाया तो जमीन बेच दूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाते हैं और रघुनाथ की आंखों में देखते हैं। ठीक है रघुनाथ, मैं तेरी सच्चाई और मेहनत को जानता हूँ। ये पैसे ले और ध्यान रहे, समय पर लौटा देना। मुखिया जेब से रुपए निकालकर रघुनाथ को देते हैं। रघुनाथ के चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक लौट आती है। धन्यवाद मुखिया जी, आप देखना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रघुनाथ पैसे लेकर घर की ओर लौटता है, दिल में नई आशा के साथ। रघु, क्या मुखिया जी ने पैसे दे दिए? हाँ गंगा, और मैंने सोच लिया है, हम इस बार कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जिससे हमारी जिंदगी स्वर जाए। इसके बाद रघुनाथ गांव के सुनार के पास पहुंचता है।
आओ रघुनाथ, बताओ क्या काम है। महेश भाई, मुझे कुछ और पैसे चाहिए, कृपया आप ये गहना गिरवी रख ले। रघुनाथ अपनी पत्नी का मंगलसूत्र निकालकर सुनार को देता है। सुनार उसकी हालत देखकर बिना ज्यादा सवाल किए पैसे दे देता है। इसके बाद रघुनाथ पैसे लेकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार में मवेशी हाट लगा था। कई लोग गाय और भैंस बेच रहे थे। रघुनाथ एक सुंदर, सफेद और स्वस्थ गाय को ध्यान से देखता है। सुनो भाई, ये गाय दूध देने में बहुत अच्छी है और देखो कितनी स्वस्थ और साफ सुथरी है। गाय तो ठीक है, मैं इसे लेता हूँ। कितने रुपए की है ये? इसके बाद दोनों में सौदाबाजी हो जाती है। रघुनाथ गाय को खरीद लेता है और उसकी रस्सी पकड़कर घर लाता है। गंगा गाय को देखकर खुश होती है और खुशी से उसकी पीठ सहलाती है। रघु, ये तो सच में बहुत सुंदर है। हम इसकी खूब देखभाल करेंगे। अगले कुछ दिनों में दोनों गाय की सेवा में लगे रहते हैं। समय पर चारा, साफ पानी और खुले में चराना। गाय भी उनसे जल्दी घुल मिल जाती है। कुछ दिन बाद गाय एक स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है। गंगा खुशी से बछड़े को गोद में उठाती है। ये देख रघुनाथ मुस्कुराता है। रघु, अब तो हमारे पास दूध भी है। हम इसे बेच सकते हैं और थोड़ा बचाकर घर के लिए रख सकते हैं। हाँ, यही तो मेरी योजना थी गंगा। एक सप्ताह बाद रघुनाथ एक बड़े से बर्तन में दूध भरकर गांव की गलियों में निकलता है। ताजा दूध ले लो, शुद्ध और घर का दूध। कुछ औरतें खिड़कियों से झांकती हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अरे वाह रघुनाथ, तुमने तो दूध बेचना शुरू कर दिया। हाँ भाई, सोचा कुछ मेहनत करके कमाई शुरू करूं। अच्छा है, तो बताओ कितने रुपए किलो है दूध? सिर्फ 40 रुपए किलो भाई, शुद्ध और बिना पानी मिलाए। अरे तो फिर 1 किलो दे दो। घरवाली कह रही थी आज खीर बनानी है। रघुनाथ बर्तन से दूध निकालकर उस आदमी को देता है। लो भाई, और हाँ, कल सुबह भी यहीं मिल जाऊंगा। जरूर आना, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। रघुनाथ आगे बढ़ जाता है और बाकी गांव वाले भी दूध लेने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दूध की मांग रोज पे रोज बढ़ती जाती है। रघुनाथ की मेहनत रंग लाती है और वह दूसरी गाय भी खरीद लेता है। कुछ दिन में वो भी दूध देने लगती है। अगली सुबह आंगन में दोनों गायें बंधी थीं। गंगा बाल्टी में दूध दूह रही थी और रघुनाथ पास में चारा डाल रहा था। देखो जी, अब तो दोनों के पास से खूब दूध मिलता है। हाँ, भगवान की कृपा है। अब हम पहले से कहीं बेहतर हाल में हैं। सुनो जी, अब हमारे पास दूध ज्यादा है। क्यों ना पास के गांवों में भी जाओ, वहां भी हमारा दूध बिकेगा और नाम फैलेगा। हाँ, बात तो सही है। चलो कल से यही करते हैं। अगले दिन रघुनाथ दूध का बड़ा बर्तन लेकर पास के गांव की ओर निकलता है। वहां के लोग भी उसके दूध की तारीफ करते हैं और खरीदते हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान कई गांवों में हो जाती है। एक दिन जब रघुनाथ दूध बेचकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिलते हैं। क्यों रघुनाथ, दूध का काम अच्छा चल रहा है ना? हाँ मुखिया जी, आपकी दुआ से सब सही चल रहा है। अच्छा सुन, कल मेरे यहाँ एक कार्यक्रम है, तो 20 किलो दूध मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। दोनों मुस्कुराते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। शाम का समय, मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में रघुनाथ और गंगा घर के आंगन में बैठकर पैसे गिन रहे थे। सुनो गंगा, अब तो हम सेठ से अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। हाँ, और कल सुबह मुखिया जी के घर 20 किलो दूध भी पहुंचना है। सुनो जी, अब हमारी गायें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। हाँ, तो अब उनकी और अच्छे से देखभाल करना, ठीक है? दोनों के चेहरे पर सुकून था। वे पैसे एक लकड़ी के बक्से में रखते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात का समय, घर के पास झाड़ियों में 2-3 आदमियों की परछाइयां दिखाई देती हैं। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लगता है इसके पास खूब पैसे आ गए हैं। हाँ, और ये सब उसकी दोनों गायों की मेहरबानी है। आज अच्छा मौका हाथ लगा है, तो क्यों ना हम पैसे के साथ साथ गायें भी चुरा लें। तीनों धीमे धीमे रघुनाथ के घर की ओर बढ़ते हैं। चोर पहले बक्से में रखे सारे पैसे निकाल लेते हैं। फिर रस्सी खोलकर दोनों गायों और उनके बछड़े को बाहर ले जाते हैं। गायें हल्का सा रंभाती हैं, लेकिन चोर जल्दी से उनका मुंह बांध देते हैं और उन्हें अंधेरे में घसीट कर ले जाते हैं।
थोड़ी देर में सारा आंगन सुनसान हो जाता है। बस ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती है। सुबह को जब गंगा रसोई से निकलकर दूध दुहने के लिए गायों की ओर जाती है तो बाड़ा खाली देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये गायें कहाँ गईं? वह जल्दी जल्दी पूरे आंगन में नजर दौड़ाती है, फिर घर के भीतर भागती है। रघु, जल्दी बाहर आओ, हमारी गायें गायब हैं। रघुनाथ तुरंत नींद से उठकर बाहर आता है। वह देखता है कि बाड़ा खाली था, रस्सी जमीन पर पड़ी थी। ये किसने किया? हमारी मेहनत की कमाई, हमारी जान। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब हम मुखिया जी को दूध कैसे देंगे और सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तभी रघुनाथ को अलमारी में रखे पैसों की याद आती है। गंगा, जाकर अलमारी में पैसे तो देखो, कहीं चोर पैसे भी चुरा कर ले गए हो। दोनों जल्दी से अलमारी के पास जाकर उस बक्सा खोलते हैं। बक्सा देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। ये देख दोनों खूब रोते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया गंगा, सब खत्म। आंगन में सिर्फ उनकी रोने की आवाज गूंजती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा भी उनके दर्द में शामिल हो गई हो। गांव में चोरों की खबर फैल जाती है। कई लोग रघुनाथ के घर आकर सहानुभूति जताते हैं। मुखिया जी भी आते हैं। रघुनाथ, जो हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुखिया जी, सब लुट गया। अब समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। रघुनाथ, शुरुआत दिल से होती है, जेब से नहीं। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। यह बात रघुनाथ के दिल में उतर जाती है। रघुनाथ अगले दिन से गांव में मजदूरी करने जाता है, खेतों में काम करता है, अनाज की बोरियां उठाता है और ईमानदारी से मेहनत करता है। गंगा भी गांव की औरतों के साथ मिलकर घर घर सब्जी बेचने लगती है। धीरे धीरे दोनों कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और कुछ सालों में वे फिर से गाय खरीदने लायक हो जाते हैं। अब दोबारा से गाय का काम बढ़ता है, दूध की बिक्री अच्छी होती है। इस बार रघुनाथ और उसकी पत्नी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे थे। रात का समय, आंगन में हल्की सी चांदनी थी। रघुनाथ और गंगा दिन भर के काम के बाद बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे। देखा, मेहनत और हिम्मत से सब वापस आ सकता है। हाँ, हार तो सिर्फ वो मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। सुनो जी, अब ध्यान से सोना, कहीं चोर फिर से ना आ जाएं। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं भी देखता हूँ चोर कैसे चोरी करता है। रघुनाथ ने पहले ही दरवाजे के ऊपर मिर्च पाउडर से भरी एक बड़ी थाली रख दी थी, ताकि जो भी दरवाजा खोले थाली उसके ऊपर गिर जाए। बातें करते करते रात गहरी हो जाती है, पर नींद की वजह से दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक आहट होती है। एक चोर दरवाजा धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा अंदर की तरफ धकेलता है, ऊपर रखी थाली पलट जाती है और लाल मिर्च का पाउडर सीधा चोरों के चेहरों और आंखों पर गिर जाता है। अरे माँ, मेरी आंखें जल रही हैं। पानी, पानी, कोई पानी लाओ। अरे भागो, वरना अंधे हो जाएंगे। रघुनाथ मिर्च की गंध और चोरों की चीख सुनकर उठ जाता है और तुरंत एक डंडा पकड़कर अंदर भागता है और भागते हुए चोरों में से 2 को पकड़ लेता है। रघुनाथ और उसकी पत्नी चोरों की आंखों में पट्टी हुई मिर्ची पाउडर का फायदा उठाते हैं। वे चोरों को बांस के खंभे से बांध देते हैं। फिर रघुनाथ उन्हें डंडे से मारना शुरू करता है। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। हमें छोड़ दो, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। तो फिर किसके कहने पर किया ये सब? सेठ जी के कहने पर। वही हमें हर बार तुम्हारे घर भेजते थे ताकि तुम कर्ज न चुका पाओ और वो तुम्हारी जमीन हड़प ले। रघुनाथ यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह सेठ को सबक सीखने की ठान लेता है। सुबह होते ही रघुनाथ चोरों को रस्सी से बांधकर गांव के चौपाल में ले जाता है, जहां मुखिया जी बैठे थे। कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ रघुनाथ, और ये लोग कौन हैं? मुखिया जी, आज तक जितनी भी चोरी मेरे घर में हुई सब इन लोगों ने की, लेकिन ये सिर्फ मोहरे हैं। असली खेल सेठ जी का है। वो चाहता था कि मैं उसका कर्ज न चुका पाऊं और वो मेरी जमीन हड़प ले। ये सुन गांव वालों में हलचल मच जाती है।
रघुनाथ की ये बात सुन मुखिया गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत सेठ लालचंद को वहां बुलाने का आदेश देता है। जाओ उस लुटेरे को संदेश दो कि मुखिया जी ने तुरंत चौपाल में आने को कहा है। कुछ ही देर में सेठ वहां पहुंचता है। वह जैसे ही बंधे चोरों को देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। सेठ, ये चोर कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर रघुनाथ के घर बार बार चोरी हुई। क्या ये बात सच है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता मुखिया जी। झूठ मत बोल। तू ही हमें पैसे देता था ताकि हम रघुनाथ का अनाज और पैसा चुरा लें। इसके बाद मुखिया पुलिस को वहां बुला लेते हैं। सेठ, तूने रघु की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी मेहनत छीन ली। तुझ जैसे लोभी इंसान को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। नहीं, अपराधी को माफी नहीं, सजा मिलती है। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो कल कोई और ये हरकत करेगा और फिर किसी गरीब का घर उजड़ जाएगा। कुछ देर बाद 2 पुलिसकर्मी सेठ को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। रघुनाथ हाथ जोड़कर मुखिया के सामने खड़ा होता है। मुखिया जी, आपने मेरा हक और इज्जत दोनों लौटा दी। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। रघु, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। रघुनाथ और गंगा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की नई चमक आती है।